गई है और इस कार्रवाई में भारत का जो सबसे सक्रिय माओसिस्ट है, सबसे सक्रिय जो आंतरिक सुरक्षा के सामने चैलेंज है, मिसिर बसेरा को अरेस्ट कर लिया गया है। मिसिर बशेरा वह व्यक्ति है जो 2009 से फरार चल रहा था और भारत सरकार ने 1 करोड़ का इस पर रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा था। जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो इसी के साथ में 16 और माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। न सिर्फ 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि ढेर सारे हथियारों का जखीरा भी यहाँ से पकड़ा गया है। एक ऐसी समस्या जो आजाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रही है। एक ऐसी समस्या जिसने भारत को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और एक ऐसी समस्या जो अपने ही जब अपना दुश्मन बन जाते हैं तो कितने घातक यहाँ पे हो जाते हैं। और ये लोग जो इनोसेंट हुआ करते थे, ये वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आकर अपने ही सिस्टम या अपने ही देश के खिलाफ खुद को खड़ा करना एक बहादुरी और शान का प्रतीक यहाँ पे समझते थे। आज की जो कहानी है भारत में नक्सलवाद को लेकर है कि किस तरीके से नक्सलवाद ने दशकों तक भारत की एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पे काम किया और भारत को लहूलुहान करने में कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती है। इस कहानी की शुरुआत कई दशकों पहले हो जाती है 1960s और 70s में। लेकिन नक्सलिज्म भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है। इसकी शुरुआत या इस पे जोर जाता है 2006 में। 2006 में भारत के सभी राज्यों के सीएम की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह खड़े होते हैं और स्पीच देते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज मुद्दा छोटा नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो आंतरिक समस्या है या भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने अभी तक जितनी भी समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कोई समस्या है, उस पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। और ये जो समस्या है आप इसको नक्सलवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि 2004 और 5 का वो दौर या 2000 से लेकर 2004-5 का दौर कौन भूल सकता है। छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक पार्टी की बस जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो 30 से 40 रहते हैं उन पर हमला हो जाता है और उसके बाद समझ में आता है कि नक्सलवाद अब भारत को परेशान करने लगा है। नक्सलवाद अब भारत के लिए कैंसर बन चुका है। आप पहले इसको एक मामूली समस्या मान सकते थे, लेकिन अब नहीं है। तो जब उस समय प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम भारत की सबसे बड़ी समस्या से लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आप इसका जो भयावह रूप है उसको समझ सकते हैं। अगर मैं आपको वापस लेकर आऊं 2026 में, मार्च 2026 में जब भारत के गृह मंत्री ये अनाउंस करते हैं कि भारत नक्सल मुक्त होने की कगार पे खड़ा हुआ है, भारत ने नक्सलिज्म को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। जब पूरे तरीके से खत्म करने की बात आते हैं तो 90% इनका जो नेटवर्क है खत्म हो चुका है। ये कैसे हो पाया, इसको लेकर 2 साल 2024 से लेकर 2026 के बीच में जो तबाड़तोड़ कार्रवाई की गई उसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। हालांकि इस लड़ाई की शुरुआत 2006 से ही हो जाती है, जहां सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर नीतियां बना के इस पूरे आंदोलन को या इस पूरे समुदाय को खत्म यहाँ पे किया। एक ऐसा वर्ग, अगर मैं आपसे नक्सलवाद की बात करूं तो एक ऐसा वर्ग है जो माओसिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। आप बोलेंगे सर ये माओसिस्ट कौन है? आपने साम्यवाद सुना होगा या एक्सट्रीम एक लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी आप उसको जानते हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं शांति से रहने में, जो बिलीव करते हैं हथियार उठाने में, अपनी आवाज़ बुलंद करने में और अपनी मांगों को पूरा करने में। और इसकी शुरुआत माओ से तुंग चाइना से मानी जाती है और इसीलिए ये रेडिकलाइजेशन के आसपास आपको दिखाई देता है लाल निशान। जब तक रक्त नहीं बहाओगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, इनका मानना होता है। तो चाइना से जिस आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई वो भारत पहुंची और भारत में अपने पैर इस तरीके से पसारते हैं कि हमको रेड कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाता है। भारत के कुछ राज्य जो नक्सलिज्म से इतने प्रभावित होते हैं कि वहाँ हर कहीं आपको रक्त या लहू बहते हुए देखने को मिलेगा। तो सबसे सीरियस प्रॉब्लम में से एक थी, सरकार इसको कैसे खत्म कर पाई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है और कैसे ये अब खत्म आपके पास हो पा रहा है। एक बहुत ही शानदार लेक्चर आपका नक्सलिज्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखिए भारत, ये लहूलुहान आपको दिखाई देगा। भारत, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये वो वाला हिस्सा है जहां पर नक्सलिज्म अपने पैर पसार चुका था। इसकी शुरुआत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू कैसे होता है आप इसको देख लीजिए। 1967 का टाइम है, वेस्ट बंगाल। भारत में माओवाद की शुरुआत होती है 1967 वेस्ट बंगाल में। यहाँ के जो लीडर हैं,
यहाँ के जो लीडर हैं चारू मजूमदार, उनके द्वारा पहली बार माओवाद से प्रभावित होकर हथियार उठाए जाते हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। अपने ही देश की जनता और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाते हैं और लहू बहाना शुरू करते हैं। और ये सब हो रहा था वेस्ट बंगाल की एक जगह नक्सलबाड़ी। और ये जो विद्रोह था स्थानीय जो जमींदार थे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ था। तो यही रीजन है कि भारत में माओवाद को आप नक्सलवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी से हुई। नक्सलबाड़ी का ही अपभ्रंश आपके सामने नक्सलवाद बन गया। यहां से जब इसकी शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग जिसमें असंतोष हमेशा आपको देखने को मिलेगा। हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पक्ष विपक्ष बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी आइडियोलॉजी हैं, आप सबको कभी खुश यहाँ पे नहीं रख सकते। तो एक असंतोष वर्ग आपको हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन असंतोष होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समस्या के लिए हथियार उठाना शुरू कर दें, लेकिन नक्सलवाद ने यही किया। और आप देखेंगे कि नक्सलवाद हमेशा आपको जंगली एरिया में, पिछड़े क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ विकास उस स्तर पर नहीं पहुँच पाता जिस स्तर पर पहुँचना चाहिए। शिक्षा उतनी नहीं पहुँच पाती जितनी पहुँचनी चाहिए, और यही रीजन होता है कि वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो हमने माओवाद को भारत में नक्सलवाद क्यों कहा, आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत 1967 में दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से होता है और इसी का अपभ्रंश नक्सलवाद आपका बन जाता है। ये प्रमुख नेता हैं चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कानू सान्याल। यह स्थानीय लोगों के खिलाफ था, लेकिन यहाँ से एक असंतोष वर्ग को एक रास्ता दिखा और इन्होंने जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको अपनाया और सरकार के खिलाफ हथियार उठाना एक आम बात हो जाती। जब 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना डेडली जाएगा, क्योंकि असंतोष वर्ग हर जगह मिला और ये लोग इकट्ठे होते चले गए और एक बहुत बड़ा संगठन बन गया। हालांकि शुरुआत इनकी असंतोष से हुई थी, लेकिन बाद में भारत की जो आंतरिक समस्या है उसकी सबसे बड़ी वजह यही बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे तत्वों के द्वारा इनको सपोर्ट मिलना शुरू होता है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करना चाहते हैं, जो भारत को इंटरनली परेशान करना चाहते हैं। तो माओवाद नक्सलवाद कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज देखेंगे कि भारत में नक्सलवाद के 3 इंपॉर्टेंट फेज आपको देखने को मिलेंगे। पहले फेज की मैं आपसे बात करूं तो 1967 से लेकर 74 के बीच में। 1967 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई और वेस्ट बंगाल और उस बिहार के आसपास के रीजन में इसने पनपना शुरू कर दिया। लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया और कट्टरपंथ की भारत में शुरुआत होती है। 1974 से 80s यानी 80 के जो आसपास का दौर था, आप लोग कह सकते हैं 1980s, एक ऐसा दौर था कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इनको दमन करने की कोशिश की जाती है। ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन खत्म नहीं हो पाता है। खत्म इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो नक्सलवाद है ये जंगलों और रिमोट एरियाज में है, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं होती है। और वहाँ होती क्यों है? वजह बड़ी सिंपल है, ना विकास है, ना संचार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे में लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों का ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान हो पाता है, तो ये कर पाते हैं। और उसके बाद एक दौर आता है, आप जिसको कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक दौर। 2000 के बाद भारत में आतंकवाद इतना डेडली रूप ले लेता, नक्सलिज्म इतना डेडली हो जाता है 2000 से लेकर 2010 के बीच। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं और फिर 2000 जब ये रूप बदलते हैं तो उसके बाद से इनको खत्म करने की बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं। और पिछले 4-5 सालों में सरकार ने जो पूरा फोकस किया नक्सलिज्म पर खत्म करने को, वो काबिले तारीफ है। हालांकि शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, 1975 से ही इंदिरा गांधी के समय पर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, हर किसी ने इनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन एक लगातार सर्च ऑपरेशन करना, बातचीत करना, रिहेबिलिटेट करना, सब कुछ करके, हर तरीके से काम करके आज भारत नक्सल मुक्त भारत बन चुका है और सबसे बड़ी आंतरिक समस्या खत्म हो चुकी है। तो नक्सलवाद कितने चरणों में विकसित हुआ? 3 चरण में। पहला चरण 1967 से 74 के बीच में शुरुआती चरण है, बिगिनिंग है या राइज ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया है। 1980 से ये अपने पैर पसारना शुरू करता है और 2000 के बाद बहुत ही रेडिकल हो जाता है। ये कहीं भी किसी भी जगह हमले कर देते हैं, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, सैनिकों की बस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या सामान्य जगह हो। वजह क्या है? वजह हम गुस्से में हैं, हम असंतोष हैं। हालांकि अब तक जो नक्सलिज्म है वह असंतोष से ऊपर उठ चुका है। अब इनका एक मकसद हो चुका है भारत सरकार से बदला लेना। भारत की एक प्रमुख
स्थानीय समस्या बनकर आतंकवादी ग्रुपों की मदद करना, जिससे कि डेवलपमेंट नहीं आए। डेवलपमेंट नहीं आएगा तो वर्ग में असंतोष ज़्यादा रहेगा, और यही इनका सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता था। तो हर जगह इन्होंने हमले किए और भारत को बहुत परेशान किया। और इसी बीच में आप लोग देखेंगे कि कंसेप्ट हमको दिखाई देगा रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहां जहां पर ये लाल सलाम पहुंचा, हमने उसी को रेड कॉरिडोर कहा। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि पूर्वी भारत में ही इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वजह क्या है? पश्चिमी भारत ज़्यादा डेवलप है, उतने जंगल नहीं है, उतने दुर्गम इलाके नहीं है, तो वहाँ अपना पैर नहीं पसार पाते। पूर्वी भारत अपेक्षाकृत पिछड़ा है, बहुत सारा जंगल है और दुर्गम इलाके बहुत सही हैं, और यही इनके लिए सबसे बड़ा वैक्यूम है, या यही इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और इसी का इन्होंने फ़ायदा उठा के भारत में यहाँ अपने पैर पसारे। आप देखेंगे झारखंड से लेकर यहाँ जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ तक इनका पैर विस्तार हमको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट हुआ करता था। सबसे खतरनाक रूप अगर कहीं देखा तो छत्तीसगढ़ में देखा, क्योंकि यहाँ हमको जो दंतेवाड़ा का जंगल है उसका विस्तार देखने को मिलेगा, जो बहुत ही घना है, बहुत ही दुर्गम है और अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। 2000 से लेकर 2010 के बीच में बहुत बड़ी घटनाओं को इन्होंने जन्म दिया, और यहाँ बहुत बड़े स्तर पर लहू बहा, तो ये रेड कॉरिडोर के नाम से जाना गया। और अभी आप लोग देखेंगे कि हमने रेड कारपेट को शुरू किया है। अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलों में आपको आतंकवाद देखने को, नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। रेड कॉरिडोर वर्सेस रेड कॉर्पेट क्या है? रेड कॉरिडोर का ऐसा है कि ये खून बहाते थे। रेड कॉर्पेट हम अब इनको मुख्य धारा में लाने के लिए स्वागत कर रहे हैं, हर तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसको आपने समाधान रणनीति कहा। जो हो सकता है पुलिस फोर्स का यूज़ करके, सुरक्षा बलों का उपयोग करके, बात करके, मेन स्ट्रीम में लाके, रिहेबिलिटेट करके, जो संभव हो सकता है हर तरीके से इनको खत्म कर रहे हैं। और भारत से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, और इसी को आपने रेड कारपेट पॉलिसी के नाम से जाना। तो रेड कॉरिडोर आपसे कोई पूछेगा बता देंगे, रेड कारपेट आप लोग बता देंगे, आप बता देंगे, ठीक है। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नक्सली हमले हैं। 2005 जहानाबाद जेल ब्रेक, 300 से अधिक कैदियों को यहाँ पे मुक्त करा दिया गया। ये झारखंड के आसपास का एरिया है। दंतेवाड़ा हमला 2010, सीआरपीएफ की काफिले पर घात लगाकर हमला, 76 जवान शहीद हुए। भारत का सबसे रेडिकल नक्सलिज्म का रूप अगर कोई देखने को मिलेगा। आप स्थानीय लोगों से परेशान हो सकते हैं, आप राजनीति से आप परेशान हो सकते हैं। अगर हमारी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हो, सीधी सी बात है कि ब्रेन वॉश्ड हो चुका है नक्सलिज्म, और भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत के विकास के सामने एक बहुत बड़ी समस्या। और यहाँ से फिर जो नीतियाँ बनाना शुरू की, उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है कि 2026 के मार्च में भारत के होम मिनिस्टर अनाउंस कर पाते हैं कि हम भारत को नक्सल फ्री कर चुके हैं, और जो कुछ छुटके पुटके लोग रह गए हैं उनको भी खत्म यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि 10 से 12 राज्य, बहुत सारे जिले और बहुत सारी आबादी को प्रभावित करने वाला एक वर्ग अब पूरे तरीके से खत्म यहाँ पे हो चुका है। तो ये बड़े बड़े कुछ हमले आपको दिखाई देंगे। सुकमा बीजापुर 2017 से 21 के बीच में आप देखेंगे कि 22 सुरक्षाकर्मी शहीद। इंद्रावती वन संघर्ष फरवरी 2025 में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। ये लड़ाइयों की शुरुआत, ये संघर्ष बड़े स्तर पर हमको देखने को मिला, और आज हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर पाए, ठीक है। अब देखो नक्सलवाद के मूल कारण क्या है, कारणों पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ा कारण होता है, देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है कि जब डेवलपमेंट कहीं नहीं पहुंच पाता है, विकास कहीं नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी चीज़ें बहुत आम हो जाती हैं। जैसे घर में ही आपको सुविधाएं नहीं मिले और एक भाई को सुविधाएं मिले तो आपको भड़काना आसान है। महाभारत की लड़ाई इसी चीज़ पर थी कि किसका अधिकार है, कौन गद्दी पर बैठेगा। यहाँ बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक कारणों की बात करें, भीषण गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों का असमान वितरण। लोगों को मैनिपुलेट करना, अपनी मांग को पूरा करने का एकमात्र रास्ता दिखाना कि हथियार नहीं उठाओगे तो आपकी मांग पूरी नहीं होगी, इसीलिए नक्सलिज्म पनपता है। फिर सामाजिक कारण, भूमिहीनता और हंसी पर रहने वाले आदिवासी समुदायों का शोषण, ये भी नक्सलिज्म को पनपने में बहुत बड़ी मदद करता है। सुरक्षा, कथित पुलिस अत्याचार, हिरासत में आतना और राज्य हिंसा की भावनाएं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पुलिस ने लोगों को जबरदस्ती परेशान किया, बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारी हिंसाओं में आरोपी बनाया, तो लोग फिर बदले की भावना पे काम करना शुरू करते हैं। और प्रशासनिक, दूरस्थ क्षेत्रों में कुशासन, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, कुछ तो वजह रही होगी, कभी तो कोई मजबूर हुआ होगा हथियार उठाने के लिए, उसके पीछे वजह ये है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नक्सलिज्म के कारण क्या है, आप इसको यहाँ पे बता देंगे। फिर जल, जंगल और जमीन, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। जैसे जल, जंगल और जमीन जनजातियों के लिए बहुत जरूरी है। जल, जंगल और जमीन, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, जंगलों को काटा जाता है,
आदिवासियों को पुनर्विस्थापित किया जाता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है। आदिवासी इसको अपने सम्मान पर चोट मान लेते हैं और सरकार से और व्यापारी वर्ग से बदला लेने के लिए हथियार उठा लेते हैं। और यह हथियार का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, उनको हमेशा एक नर्क की ओर लेके चला जाता है और इसका एक बहुत विकराल रूप हमको फिर देखने को मिल जाता है। तो वजह क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट वजह भी देख लीजिएगा, जल, जंगल और जमीन। अब देखो नक्सलवाद से निपटने में चुनौतियां, ऐसा क्या हुआ कि 1970 से जिस चीज़ की शुरुआत हुई 2026 आते आते आप इसको खत्म नहीं कर पाए, बड़ी दिक्कत है। देखो पहला है दुर्गम इलाके, घने जंगल, दुर्गम भौगोलिक स्थितियां, विद्रोही को छिपने का सुरक्षित ठिकाना आदि। जंगल में पहाड़ों पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये तो पहाड़ों में ही रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, जानवर, इन सब से इनकी दोस्ती है, दिक्कत थी, इसीलिए नहीं खत्म कर पा रहे थे। फिर क्या है, गुरिल्ला युद्ध, छिपकर अचानक हमला करने की रणनीति, जिससे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हो जाता था। खुफिया जानकारी, स्थानीय समुदायों के साथ नक्सलियों के गहरे जुड़ाव के कारण सटीक और त्वरित सूचना जुटाना, और संसाधनों की कमी, दूरस्थ क्षेत्रों में संसाधन नहीं होते थे, क्यों नहीं लड़ पाए, ये सारी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, चैलेंजेस थे क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके दूर किया गया, स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, उनको बताया गया कि नक्सली आपके दोस्त नहीं हैं, आपके यहाँ अगर विकास नहीं है, आप अगर सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं तो इसके पीछे वजह भी नक्सलवादी है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, पुलिस फोर्स की भागीदारी, और हमने जब 360 डिग्री अप्रोच पे काम किया, सबसे पहले इनकी जो नेटवर्क हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक तो फिनांस, उसको तोड़ना शुरू किया गया और हथियारों के जो जकीरे हैं उनको पकड़ना शुरू किया गया। स्थानीय स्तर पर जो उनकी मदद करते थे उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू किया गया। जब हथियार नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अब क्या करेंगे, जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए। और उसके बाद हमारे जो पुलिस फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका कलेक्टिव जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स के कारण हम भारत से आज नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म कर पाते हैं। तो 2024 में जो बोला गया उसको 2026 में पूरा कर पाए, इसमें एक बहुत बड़ी रणनीति पे काम किया जिसको आप लोग समाधान रणनीति के नाम से जानते हैं। समाधान रणनीति आपकी एक एक्टिव अप्रोच है। इस एक्टिव अप्रोच का आशय ये है कि हमको हर वो काम करना है, हर उस राह पे चलना है जिससे हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। और भारत आज कह सकता है कि जो हम लहूलुहान हुआ करते थे, एक बहुत बड़ी आंतरिक समस्या हमको देखने को मिलती थी, लगभग उसको खत्म करने की ओर पहुंच चुके हैं। हालांकि देखो भौगोलिक स्तर पर आपने इसको खत्म कर दिया है, लेकिन नक्सलवाद सिर्फ और सिर्फ एक भौगोलिक विचारधारा नहीं है, एक मानसिक स्थिति है। और इस मानसिक स्थिति को खत्म करने के लिए हमको काफी लंबा रास्ता और तय करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है वो हथियार उठा लेता है और उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है जहां से नक्सलवाद की शुरुआत होती है। तो इसको खत्म करने के लिए हमको बड़े स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास लेके आना पड़ेगा, तब जाकर ये संभव हो सकता है। तो बहुत लंबा रास्ता हमने तय कर लिया है और बहुत लंबा रास्ता यहाँ पर बाकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नक्सलवाद आपको समझ में आया होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों ये डेडली बना, इसके कारण क्या है, इसके समाधान क्या है। प्रभाव आप सबको पता है कि इनके कारण इंडस्ट्री नहीं लग पाती है, इनके कारण डेवलपमेंट नहीं आ पाता है, इनके कारण क्षेत्र पिछड़े बने रहते हैं, इलेक्शन सही से नहीं हो पाते। लेकिन आज खुशहाली है, आज सब कुछ बहुत बढ़िया है। भारत सरकार, राज्य सरकार और पिछले 3-4 दशक की जो कलेक्टिव कार्रवाई है उसने भारत का जो आंतरिक समस्या है उसके सबसे बड़े नासूर को खत्म कर दिया है। और होपफुली कि दोबारा हमको देखने को नहीं मिलेगा और विकसित भारत 2047 के सामने जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं वो सब कुछ आपको खत्म देखने को मिलेंगी। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि गुरु पूर्णिमा सेल हमारी चल रही है, इसमें 50% ऑफ है, डबल वैलिडिटी है और आपको मेंटर्स जो हैं वो रैंकर हैं, इस बात को ध्यान रखना। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं GRS लाइव, इसके थ्रू एनरोल कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। Study IQ IAS